हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज ये मेरा रिवीजन सीरीज जो चल रहा है उसका अंतिम पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे लास्ट वीडियो है मेरा बिहार का इतिहास। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे। ऐसे बिहार का इतिहास से संबंधित जितने भी वीडियो था तो वही हम पिछले वीडियो में बनाए, लगभग 1 घंटे की वीडियो है। उसके बाद में ये मेरा सबसे लास्ट है हिस्ट्री का, और इसमें हम देखेंगे। आइए देखते हैं बिहार का इतिहास, महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम तथ्यों को देखेंगे और उसके बाद में टाइम लाइन देखेंगे कि किस टाइम लाइन के आधार पर कौन सी घटनाएं घटी थी बिहार में। उसको हम एक एक करके इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, और लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्रदेश के चिरांद नामक स्थान से प्राप्त हुए। ताम्रपाषाण, ताम्र यानी ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष, तांबा से यानी तांबा से रिलेटेड जितना भी युग था उसके सभ्यता तो चिरांद नामक स्थान से प्राप्त हुए, यानी तांबा से तो चिरांद नामक स्थान से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह माधव नामक व्यक्ति अपने पुरोहित राहुगण के साथ बिहार की सदानीरा नदी यानी गंडक नदी तक पहुंचा। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह माधव नामक व्यक्ति अपने पुरोहित राहुगण के साथ बिहार की सदानीरा नदी तक पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश के अंग महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में मिलता है, जिसकी राजधानी कहाँ थी तो चंपा थी। प्रदेश के अंग महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है और ये भगवती सूत्र में मिलता है, और इसकी राजधानी कहाँ थी तो चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश के मगध महाजनपद की आरंभिक राजधानी कहाँ थे तो मगध महाजनपद की आरंभिक राजधानी राजगृह थे। मगध राजगृह याद करें। उसके बाद देखेंगे, विश्व में जनतंत्र का सर्वप्रथम उदाहरण लिच्छवी गणराज्य प्रदेश में ही था। इसकी वैशाली कहाँ थी तो लिच्छवी जो जनतंत्र था इसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध में हर्यक वंश की स्थापना की गई। हर्यक वंश की स्थापना कब की गई तो 6ठी शताब्दी में की गई। किसके द्वारा की गई तो बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मगध की आरंभिक राजधानी, मगध था उसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी तो राजगृह थी, और इसके निर्माता महागोविंद नामक वास्तुकार था जो बिंबिसार के दरबार में था। मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह का निर्माता महागोविंद नामक वास्तुकार था जो बिंबिसार के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजात शत्रु के शासनकाल में ही 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और महाकश्यप की किसके अध्यक्षता में तो महाकश्यप की अध्यक्षता में किसके शासनकाल में तो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन भद्र के पाटलिपुत्र नामक नगर के उदयन भद्र ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। यानी सीधे पूछ रहा है कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की तो उदयन ने की। और उदयन कौन था तो बौद्ध धर्म महावंश के संस्था बौद्ध ग्रंथ महाधर्म के संस्थापक अजातशत्रु के उत्तराधिकारी था उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के पश्चात यानी हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन आया तो शिशुनाग वंश का। यानी हर्यक वंश के बाद मगध पे शिशुनाग वंश का शासन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। नेक्स्ट
क्वेश्चन, कालाशोक के शासनकाल में ही 383 ईसा पूर्व में सब्बाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो सब्बाकामी की अध्यक्षता में हुआ। कब हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ। और किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ। कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में सब्बाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिशुनाग वंश के बाद मगध राज्य में महापद्म नंद द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम शासक घाना नंद को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना की। मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त नंद वंश के अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला विदेशी दूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इस बात का उल्लेख किया है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व एक 30 सदस्यीय संगठन पर था। 30 सदस्यीय संगठन पर था जो 5-5 सदस्यों की 6 समिति में विभक्त था। 5-5 सदस्यों की 6 समिति में विभक्त था। इसको फिर से देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला विदेशी दूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में इस बात का उल्लेख किया है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व एक 30 सदस्यीय संगठन पर था जो 5-5 सदस्यों की समिति में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के अवशेष कुम्हारार से प्राप्त हुए। कुम्हारार कहाँ है? जो पटना में पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष कुम्हारार से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र यानी बिंदुसार के पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार के पुत्र को पौत्र बोलेंगे। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात शस्त्र त्याग दिया तथा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने शस्त्र त्याग दिया और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र था और बिंदुसार का बेटा था अशोक। चलिए नेक्स्ट, अशोक महान ने गाया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए सुदामा गुफा का निर्माण कराया। किस गुफा का निर्माण कराया? तो सुदामा गुफा का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी संहिता के अनुसार पाटलिपुत्र पर यानी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों का आक्रमण हुआ। गार्गी संहिता के अनुसार, किस संहिता के अनुसार? तो गार्गी संहिता के अनुसार पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदेश में स्थित प्राचीनकालीन गौरवशाली विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ। इस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने वर्षों तक अध्ययन एवं अध्यापन किया। चलिए हम क्वेश्चन इसमें से निकालते हैं। तो कुमारगुप्त प्रथम यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और इसमें प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने वर्षों तक अध्ययन किया और अध्यापन का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रदेश के सुल्तानगंज के धातु निर्मित बुद्ध की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा मिली है। प्रदेश के माने सुल्तानगंज से निर्मित, किसके निर्मित? तो धातु की बुद्ध की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा मिली है। गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्ति का प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र गुप्त काल में कौन था? तो पाटलिपुत्र था। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस गुप्त काल में हुआ? निर्माण गुप्त काल में। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं अध्यापन का काम किया। इसके बाद हम देखेंगे
इसके बाद हम देखेंगे कि बौद्ध शिक्षा के अनुसार बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र ओदंतपुरी तथा ब्रजासन तथा विक्रमशिला भी प्रदेश में ही स्थित था। इन दोनों स्थानों पर भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थित थे। ओदंतपुरी और वज्रासन विक्रमशिला में ही था और इसमें यहाँ पे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने नालंदा में पीतल की चादर से अवशिष्ट मठ का निर्माण करवाया। कौन करवाया? तो हर्षवर्धन ने नालंदा में करवाया। पीतल की चादर से अवशिष्ट मठ का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के शासक शशांक ने गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। कहाँ के शासक? तो बंगाल के शासक, उसका नाम क्या था? शशांक ने गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पाल वंश के शासक ने प्रदेश के अधिकांश भाग पर शासन किया। किस वंश के शासक ने? तो पाल वंश के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के शासनकाल में किसके शासनकाल में? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में? तो मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में कब किया गया? तो 247 ईसा पूर्व में किया गया। किसके शासनकाल में? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया। और तृतीय बौद्ध संगीति था, उसका नाम था तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के सफल आक्रमण के साथ ही प्रदेश में तुर्क शासन का युग का शुभारंभ हुआ। 1203 में बख्तियार खिलजी जो था वह आक्रमण किया और प्रदेश में तुर्क शासन का युग का शुरुआत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। किसने तहस नहस किया? नालंदा विश्वविद्यालय को तो बख्तियार खिलजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इल्तुतमिश ने कहाँ पर? तो बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पटना के समीप दरबेशपुर वर्तमान में मनेर इसको बोला जाता है, में शेख सरफुद्दीन याह्या मनेरी का कब्र है। सरफुद्दीन याह्या मनेरी का कब्र है। कहाँ पे है? तो दरबेशपुर यानी जो वर्तमान में मनेर है वहाँ पे है, पटना में है। अफगान शासक शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। कहाँ पे है? अफगान शासक जो था शेर शाह सूरी, उसका मकबरा सासाराम में है, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के समीप मनेर में मखदूम शाह दौलत जो कि 1616 ईस्वी में निर्मित मकबरा मुगल स्थापत्य की उत्कृष्ट नमूना है। पटना के मनेर में है। मखदूम शाह दौलत को जो 1616 ईस्वी में बनवाया गया। ठीक है। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम दिनों में पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया। अजीमाबाद कर दिया गया। किसके शासनकाल के अंतिम दिनों में? तो औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम दिनों में पटना का नाम चेंज करके अजीमाबाद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली भी पटना है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो पटना में है। नेक्स्ट देखेंगे, 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि के पश्चात अंग्रेजों को बिहार की दीवानी प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? तो 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि, यानी 64 में बक्सर का युद्ध हुआ और 65 में इलाहाबाद की जो संधि हुई उसके बाद में अंग्रेजों को बिहार की दीवानी प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1770-71 में के सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र प्रदेश का पूर्णिया था। पूर्णिया जो जिला है अभी हमारे बिहार में, वहीं सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था 1770-71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रदेश का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने किया। प्रदेश का नेतृत्व किसने किया 1857 के विद्रोह में? तो वीर कुंवर सिंह ने किया। 1822 से 1868 तक बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र भी पटना था। कब से कब तक? तो 1822 से 1868 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के चर्चित वकील
प्रिंगले केनेडी, मुजफ्फरपुर के चर्चित वकील प्रिंगले केनेडी की गाड़ी पर खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा बम फेंका गया। किनके गाड़ी पर? चर्चित वकील प्रिंगले केनेडी की गाड़ी पर बम फेंका गया। इस आरोप में खुदीराम बोस की फांसी की सज़ा मिली। खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा मिली तथा प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। फिर से एक बार देखेंगे, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के चर्चित वकील प्रिंगले केनेडी की गाड़ी पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका और इसके आरोप में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा मिली और प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को पटना में हुआ। पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1912 में पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी जिसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपने पहले सत्याग्रह का संचालन 1917 ईस्वी में प्रदेश में ही किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रदेश में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया? तो 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन प्रदेश के गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 1924 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की, जिसकी प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने की। कब की? तो 1924 ईस्वी में की थी और इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 15 जून 1934 ईस्वी को प्रदेश में विनाशकारी भूकंप आया। 15 जून 1934 को बिहार प्रदेश में विनाशकारी भूकंप आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदेश के सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। सारण यानी छपरा जिला को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसे क्या घोषित कर दिया गया? इसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय पर 1942 की बात हो रही है, पटना सचिवालय पर कांग्रेस का ध्वजा फहराया गया, जिसमें 7 व्यक्ति मारे गए। इन्हीं की याद में सचिवालय के सामने शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। यानी 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय कांग्रेस पर ध्वजारोहण किया गया, यानी झंडा फहराया गया, जिसमें 7 व्यक्ति मारे गए, जिसका आप लोग फोटो भी देखते होंगे, 7 यंग मार्टर्स ऑफ बिहार। इन्हीं की याद में सचिवालय के सामने शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे बिहार के कालानुक्रम यानी टाइम लाइन देखेंगे कि किस ईस्वी सन में कौन सी घटना हुई है। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। चलिए एक साइड हम ईस्वी सन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसका कार्य क्षेत्र देखेंगे। चलिए ईसा पूर्व यानी BC की पहले देखेंगे। ईसा पूर्व यानी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का गंगेय क्षेत्र में आगमन होता है। गंगेय क्षेत्र में आगमन होता है। कहाँ पे आगमन होता है आर्यों का? तो गंगेय क्षेत्र में आगमन होता है। कब? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का गंगेय क्षेत्र में आगमन होता है। इसके 600 से थोड़ा डाउन होंगे, 563 में जाएंगे। 563 यानी 1000 से 600 हुआ आर्यों का गंगेय क्षेत्र में आगमन। उसके बाद 563 ईसा पूर्व में देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। 563 गौतम बुद्ध के जन्म होता है। उसके बाद 563 से और नीचे आएंगे, 528 में आएंगे। 528 में बुद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। 528 में बुद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कब होती है? तो 528 में बुद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद 540 में आते हैं, इसमें महावीर का जन्म होता है। 540 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। 540 में महावीर जी का जन्म होता है। इसके बाद में 483 ईसा पूर्व में आते हैं। 540 से और डाउन होते हैं नीचे, 483 ईसा पूर्व में आते हैं। तो 483 इसमें कौन सी घटना घटी? तो 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध को निवाण की प्राप्ति हुई तथा
तथा राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। गौतम बुद्ध को निवाण की प्राप्ति हुई तथा राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट हम ईस्वी सन देखेंगे। उसके बाद 468 के बाद हम जाएंगे 455 पर। 455 ईसा पूर्व, 455 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। कब? 455 ईसा पूर्व में बना दिया गया। 455 पाटलिपुत्र का राजधानी बना दिया गया। उसके बाद 455 के बाद 455 ईसा पूर्व के बाद सीधे नीचे आते हैं 383 आते हैं। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है 383 इसमें। इसके बाद सीधे डाउन होंगे नीचे 315 ईस्वी में आते हैं। 315 ईस्वी में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन होता है। 315 में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र यानी पटना में मेगास्थनीज आता है। उसके बाद 261 आते हैं। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है, जिसमें अशोक वाला कलिंग का युद्ध, जिसमें अशोक ने हथियार डाल दिया। तो 261 इसमें कलिंग का युद्ध होता है। उसके बाद आते हैं सीधे 185 ईसा पूर्व में आते हैं। 185 जो कि लास्ट ईस्वी पूर्व है, 185 ईसा पूर्व में आते हैं। इसमें डेमेट्रियस जो कि विदेशी यात्री था, डेमेट्रियस का पाटलिपुत्र पर आक्रमण होता है तथा पुष्यमित्र द्वारा तथा पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश का अंत होता है। मौर्य वंश का अंत होता है कब? 185 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस का पाटलिपुत्र पर आक्रमण होता है और पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का अंत किया जाता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हम टोटल हम देख लिए 185 ईस्वी पूर्व तक खत्म हो गया। उसके बाद ईस्वी सन में आते हैं AC AD एनो डोमनी में आते हैं। एनो डोमनी का मतलब होता है AD ईस्वी सन। चलिए, उसके बाद ईस्वी सन में आते हैं 320 ईस्वी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में जो घटना हुई है AD और BC में, तो BC तो हम देख लिए। उसके बाद AD में आते हैं 320 ईस्वी। 320 ईस्वी में गुप्त वंश की शुरुआत हुई, गुप्त संवत की शुरुआत हुई। 320 में गुप्त संवत की शुरुआत होती है 320 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी। इसके बाद 320 यहाँ पे हम बढ़ते क्रम में चलेंगे, वहाँ पे घटते क्रम में चले हुए थे, यहाँ पे हम बढ़ते क्रम 320 से और ऊपर जाएंगे 405 से 411 ईस्वी आते हैं। 405 से 411 इसमें चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण के लिए आते हैं। चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण के लिए आते हैं। कब आते हैं? तो 405 से 411 ईस्वी के बीच में आते हैं। टाइम लाइन उनका है। इसके बाद 405-11 हो गया। उसके बाद सीधे आएंगे 635 ईस्वी में आते हैं। 635 में क्या घटना होती है? तो 635 में चुआन या ह्वेन सांग का बिहार का भ्रमण किया जाता है। चुआन उसको या हेन स्वांग भी कहते हैं, जो कि चीनी यात्री था, बिहार का भ्रमण किया। कब? तो 635 ईस्वी में किया। उसके बाद 673 ईस्वी में आते हैं। 635 के बाद 673 में आते हैं। 673 में ईत्सिंग का बिहार का भ्रमण किया जाता है। 635 में ह्वेन सांग बिहार आता है। उसके बाद 673 में ईत्सिंग बिहार आता है। 635 ह्वेन सांग, 673 ईत्सिंग बिहार आता है। इसके बाद हम आते हैं 1180 ईस्वी में। 1180 ईस्वी में इमाम ताज फकीह द्वारा मनेर किला का निर्माण किया जाता है। मनेर किला में निवास होता है। 1180 इसमें आते हैं। 1180 में इमाम ताज 1180 याद कर लें। 1180 इमाम ताज फकीह द्वारा मनेर में किला का निवास होता है। मनेर में निवास होता है, इनका किला का निवास होता है। चलिए, इसके बाद 1180 ख़त्म हो गया। 1197-98 की बात कर रहे हैं। 1197-98 में ईबे बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन की पराजय। ईबे बख्तियार खिलजी यानी इसको बख्तियार खिलजी करेंगे। बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन को हरा दिया जाता है। कब? 1197-98 में। और बिहार में तुर्क राज्य की स्थापना कर दी जाती है। बिहार में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तुर्क साम्राज्य कब होती है? तो 1197-98 बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन को हरा दिया जाता है और तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है बिहार में। इसके बाद 1100 का टाइमलाइन खत्म हो गया। उसके बाद 1200 में कोई घटना यहाँ पे नहीं दिखने को मिलती है। इसके बाद हम आएंगे 1300 में। 1324 और 25 में देखते हैं। 1324 और 25 में कौन सी घटना होती है? 1324-25 में उत्तर बिहार यानी गंगा नदी के इस पार उत्तर बिहार में गियासुद्दीन तुगलक का अभियान उत्तर बिहार में होता है। और उसके बाद में
कर्नाट वंश की स्थापना होती है। कर्नाट वंश की स्थापना नहीं, समाप्ति हो जाती है। कर्नाट वंश की स्थापना होती है। दो इसमें इस टाइमलाइन में दो घटना होती है। 1324-25 में उत्तर बिहार में गयासुद्दीन तुगलक का अभियान चलता है। उत्तर बिहार में गयासुद्दीन तुगलक का अभियान चलता है और कर्नाट वंश की स्थापना समाप्ति हो जाती है। इसके बाद 1324-25 हो गया। उसके बाद 1359-60 की बात करेंगे। 1359-60 में फिरोज शाह का बिहार में अभियान होता है। फिरोज शाह तुगलक का बिहार में अभियान होता है यानी बिहार में आता है और झारखंड क्षेत्र में तुर्कों की सैनिक कार्रवाई होती है। झारखंड के क्षेत्र में तुर्कों की सैनिक कार्यवाही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1300 के बाद हम सीधे 1400 हमारे टाइमलाइन में नहीं है बिहार के, उसका 1504 में आएंगे। 1504 में आ जाएंगे। 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार में अभियान होता है यानी आगमन होता है। किसका आगमन होता है? तो सिकंदर लोदी का। कब होता है? तो 1504 में होता है। 1529 इसमें घाघरा की लड़ाई में नुहानियों पर बाबर की जीत होती है। 1529 में घाघरा की लड़ाई होती है और बाबर द्वारा नुहानियों पर बाबर की जीत होती है। नुहानियों से बाबर की लड़ाई होती है और बाबर की जीत होती है। कब? 1529 ईस्वी में। इसके बाद 1532 ईस्वी में आते हैं। 1532 में देवरा के युद्ध में हुमायूं की नुहानियों से पर विजय होती है। यानी नुहानियों ने बाबर के साथ भी लड़ाई लड़ा 1529 में और 1532 में बाबर के बाद बाबर की 1530 में मृत्यु हो जाती है और 1532 में उनका पुत्र हुमायूं आता है। हुमायूं को भी नुहानियों से सामना करना पड़ता है और नुहानियों पर विजय प्राप्त करता है हुमायूं और वह युद्ध का नाम है देवरा का युद्ध। यानी 1532 में देवरा का युद्ध होता है नुहानियों से। इसका 1532 के बाद आते हैं 1536 में। 1536 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर शाह की जीत होती है। सूरजगढ़ की लड़ाई होती है किससे होती है? तो हुमायूं से होती है 1536 में, जिसमें शेर शाह की विजय होती है। 1536 के बाद हम आएंगे 1539 ईस्वी में। 1539 में कह रहा है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है। 1539 में किसकी पराजय होती है? तो 1539 में चौसा का युद्ध, इसमें तो हुमायूं की पराजय होती है। और कौन करता है? तो शेर शाह ने हुमायूं को हरा देता है चौसा के युद्ध में 1539 में। इसके बाद 1539 के बाद 1541 हम देखेंगे। इसमें पटना का पुनर्निर्माण एवं प्रांतीय राजधानी के रूप में विकास हुआ है। 1541 में पटना का पुनर्निर्माण किया जाता है और राजधानी के रूप में इसे विकसित किया जाता है। कब? तब 1541 ईस्वी में, उसी समय वहीं शेर शाह के शासनकाल में। इसके बाद 1545 में सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण किया जाता है। 1545 में सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण होता है। 1545 सासाराम में शेर शाह का मकबरा। 1545 हो गया। उसके बाद 74 से 76 आएंगे। 1574 से लेकर 76 ईस्वी तक बिहार में अकबर का अभियान चलता है तथा मुगलों के आधिपत्य की नींव पड़ती है। कब? 1574 से 76 तक, यानी अकबर का अभियान शुरू होता है। इसके बाद 76 हो गया। 1580 की बात करते हैं। 1580 भी आते हैं। तो 1580 में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन होता है। बिहार का यानी बिहार जो था वह मुगल शासन के अंतर्गत आता है और मुगल शासन अपने प्रांत के रूप में गठन करते हैं। कब? 1580 में। इसका 1616 में आते हैं। 1616 में मनेर में शाह दौलत के मकबरे की स्थापना होती है। मनेर में शाह दौलत किसकी स्थापना होती है? तो शाह दौलत के मकबरे की स्थापना होती है। 1616 में शाह दौलत के मकबरे की स्थापना होती है। इसके बाद 1621 की बात करते हैं। 1621 में राजकुमार परवेज को जहांगीर ने बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। राजकुमार परवेज को 1621 में राजकुमार परवेज को जहांगीर ने बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। जहांगीर ने बिहार के राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। उसके बाद 1623 में आते हैं। तो 1623 में बिहार पर शाहजहां के अधिकार का प्रथम प्रयास होता है। 1623 में बिहार पर शाहजहां के अधिकार का प्रथम प्रयास किया जाता है। शाहजहां वहीं जहांगीर के बाद जो शाहजहां आता है उसका अधिकार होता है 1623 में। 1623 के बाद आते हैं 1632 में पीटर मुंडी का बिहार में यात्रा होता है। पीटर मुंडी का बिहार में यात्रा होता है। 1632
1632 में। कब होता है? 1632 में पीटर मुंडी का बिहार में यात्रा होता है। उसके बाद 1632 के बाद आते हैं 1651 51 में आते हैं, पटना में अंग्रेज़ की फैक्ट्री की नींव पड़ती है। 1651 में पटना में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री की नींव 1651 अंग्रेज़ों की फैक्ट्री की नींव पड़ती है। उसके बाद 1666 में गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म होता है। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनका पटना में जन्म होता है 1666 में। इसके बाद हम आते हैं 1700 में। 1770-71 की बात होती है। 1770-71 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा होती है। जॉन मार्शल जो था उसकी बिहार यात्रा होती है। 1770-71 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा होती है। इसके बाद 1702 ईस्वी में आएंगे। 1702 में शाहजादा अजीम की प्रांतपति यानी सूबेदार इसको बोलेंगे, प्रांतपति को। शाहजादा अजीम की प्रांतपति पद पर नियुक्ति, शाहजादा अजीम की प्रांतपति सूबेदार के रूप में नियुक्ति होती है पटना में। और पटना का सौंदर्यीकरण एवं अजीमाबाद का नामकरण होता है। पटना का सौंदर्यीकरण एवं अजीमाबाद, जिसको मनेर बोला जाता है, उसका नामकरण किया जाता है। इसके बाद 1713 की बात आते हैं। 1713 में आते हैं। 1713 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक होता है। 1713 में मुग़ल सम्राट जो होता है फ़र्रुखसियर, जिसे साहिब-ए-खबर बोलते हैं, फ़र्रुखसियर बोलते हैं, उसका बिहार में राज्याभिषेक होता है। उसके बाद 1733 में आते हैं। 1733 में बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण आधिपत्य होता है। बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूरा से पूरा आधिपत्य कर लिया जाता है। 1733 हो गया। 1748 की बात आते हैं। बिहार में रूहेला सरदार का विद्रोह होता है। बिहार में रूहेला सरदार का विद्रोह होता है तथा हैबत जंग की हत्या कर दी जाती है। हैबत जंग की हत्या बिहार में 1748 में कर दी जाती है तथा रूहेला सरदार का विद्रोह होता है। 1751 ईस्वी में बिहार पर मराठों का हमला होता है। कब? 1751 में बिहार पर मराठों का हमला होता है। नेक्स्ट 1759 ईस्वी में अली गौहर पर बिहार का आक्रमण। 1759 1759 में अली गौहर पर बिहार का आक्रमण। 1760 पटना में शाह आलम द्वितीय का ब्रिटिश संरक्षण में राज्याभिषेक। 1760 में शाह आलम द्वितीय का यानी अंग्रेज़ों की सरकार में राज्याभिषेक होता है। उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई अंग्रेज़ों की विजय होती है। बक्सर जिला में 1764 में अंग्रेज़ों से लड़ाई होती है और अंग्रेज़ों की जीत होती है। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप दी जाती है। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप दी जाती है। 1765 आते हैं। 65 के बाद 1769 में आते हैं। 1769 में बिहार का शासन चलाने हेतु अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति होती है। बिहार के शासन को चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति होती है। उसके बाद 1769 के बाद 1770 में आते हैं। 1770 में नोनिया आंदोलन होता है बिहार में। नोनिया आंदोलन कब होता है? तो 1770 में होता है तथा बिहार परिषद का गठन भी होता है इसी समय। 1717 में नोनिया आंदोलन होता है और बिहार परिषद का गठन कब होता है? तो 1770 में होता है। उसके बाद 1772 की बात आती है। तो 1772 में पटना में पादरी की हवेली का निर्माण होता है। पटना में पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? तो 1772 में। 1772 में पटना में पादरी की हवेली का निर्माण होता है। 1774 ईस्वी की बात करते हैं। 72 के बाद 74 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना होती है। बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना होती है तो किसके प्रावधान के अनुसार? तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अनुसार 1774 में। इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट 1800 में आ जाते हैं। 1800 AD में आ जाते हैं। 1821 AD में 1821 AD ईस्वी में बिहार में बहावी आंदोलन का शुभारंभ होता है। 1821 AD में बिहार में बहावी आंदोलन का शुभारंभ होता है। नेक्स्ट 1857 की बात करते हैं। 1857 में रोहिणी में सिपाही विद्रोह होता है। 12 जून को तथा पटना में पीर अली के नेतृत्व में जन विद्रोह होता है 3 जुलाई को। 12 जुलाई को रोहिणी में सिपाही विद्रोह तथा पटना में पीर अली के नेतृत्व में जन विद्रोह। 1857 में ही सब हो रहा है सब घटना। उसके बाद दानापुर व आगरा में सैन्य विद्रोह सैन्य विद्रोह तथा जगदीशपुर में बीर कुंवर सिंह द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 25
जुलाई को। 1857 ईस्वी में जगदीश कुंवर सिंह द्वारा जगदीशपुर में 25 जुलाई 1857 को विद्रोह का नेतृत्व होता है तथा रोहिणी में सिपाही विद्रोह 12 जून को होता है। पटना में पीर अली के नेतृत्व का जन विद्रोह 13 जुलाई को होता है तथा दानापुर व आरा में सैन्य विद्रोह जगदीशपुर और कुंवर सिंह की अध्यक्षता में 1857 ईस्वी का विद्रोह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 1857 के बाद 1858 में देखेंगे। 1858 में वीर कुंवर सिंह की अंग्रेजों पर विजय होती है। वीर कुंवर सिंह की अंग्रेजों पर विजय होती है तथा ली ग्रांड की हार होती है। ली ग्रांड की हार होती है 23 अप्रैल को। ली ग्रांड की हार होती है। ली ग्रांड की हार 23 अप्रैल 1858 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 1860 में बिहार में सरदारी की लड़ाई होती है। 1860 में बिहार में सरदारी की लड़ाई होती है। सरदारी की लड़ाई कब होती है? 1860 में। 1865 में देखेंगे पटना में बहावी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। 1865 में पटना में बहावी नेताओं की गिरफ्तारी कब हो जाती है? तो 1865 में हो जाती है। 1874 की बात आती है। 1874 में भयंकर अकाल पड़ता है। 1874 में भयंकर अकाल पड़ता है बिहार में तथा बिरसा मुंडा का जन्म होता है। बिरसा मुंडा का जन्म होता है झारखंड में। बिहार में भयंकर अकाल पड़ता है। उस समय बिहार और झारखंड एक ही था। उसके बाद 1884 में आते हैं। 1874 के बाद 84 में आते हैं, 10 साल बाद सीधे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है 3 दिसंबर 1884 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म होता है छपरा के जीरादेई स्थान में। उसके बाद 1906 में आ जाते हैं। 1906 में आते हैं बिहार के पृथक प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत होती है। बिहार के पृथक प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत होती है। कब? 1906 में। 1906 में बिहार के पृथक प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत होती है। उसके बाद 1908 आते हैं। 1908 में क्या होती है घटना? 1908 में पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन होता है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन होता है। कब होता है? तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन होता है तथा प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में बम कांड भी इसी समय होता है। 1908 में। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में बम कांड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 1911 में होता है बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा होती है। 1911 में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार से घोषणा मिलती है तथा 12 दिसंबर को बाबा नागार्जुन का जन्म होता है। 12 दिसंबर 1911 को बाबा नागार्जुन का जन्म होता है बिहार में। बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार से घोषणा होती है 1911 में तथा बाबा नागार्जुन का जन्म भी होता है 12 दिसंबर को 1911 में। चलिए 1912 की बात करते हैं। 1912 में बंगाल से पृथक कर दिया गया बिहार को। 1912 में बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया तथा बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया। 12 में तथा बिहार राज्य का औपचारिक गठन किया गया 1 अप्रैल को। बिहार राज्य का औपचारिक गठन 1 अप्रैल को किया गया तथा पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। कब? ये सब 1912 की घटना है। 1912 में पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है और इसमें नेहरू जी प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद 1913 में आते हैं। 1913 की घटना है सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की नींव पड़ती है। पटना में 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की नींव पड़ती है, डाली जाती है। 1913 के बाद 1916 में आते हैं। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1916 में होती है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है तथा बिहार में मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में होम रूलिंग का शुभारंभ किया जाता है। बिहार में मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में होम रूलिंग का शुभारंभ किया जाता है। 1917 में आते हैं। गांधी जी द्वारा चंपारण में मिल मालिक यहाँ लिखना चाहिए। गांधी जी द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह। चंपारण में तो नील की भी खेती होता है और नील मालिकों के विरुद्ध, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है तथा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कब? 1917 में चंपारण द्वारा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन होता है तथा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। उसके बाद 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। बिहार में
खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है 1919 में तथा 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है तथा मौलाना मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कर दी जाती है। मौलाना मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कर दी जाती है। उसके 1921 में आते हैं। 1921 में गांधी जी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना कर दी जाती है। 1921 में गांधी जी के द्वारा बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना कर दी जाती है, जो कि 6 फरवरी का दिन था। और इंग्लैंड के युवराज की बिहार यात्रा भी इसी समय होती है। इंग्लैंड के युवराज यानी राजा की इंग्लैंड के युवराज की यात्रा बिहार में होती है। कब? 1921 ईस्वी में होती है। गांधी जी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना होती है और इंग्लैंड के युवराज को भारत में यात्रा होती है, बिहार में यात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 में गया में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1922 में। उसके बाद 1923 में आते हैं। 1923 में बिहार में राजस्व दल की स्थापना होती है। बिहार में राजस्व दल की स्थापना होती है। राजस्व दल की स्थापना होती है बिहार में। उसके बाद 1928 में आते हैं। साइमन कमीशन का बिहार में आगमन होता है। 28 में साइमन कमीशन का बिहार में आगमन होता है तथा राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रवादियों का बहिष्कार किया जाता है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया जाता है। 1929 में किसान सभा का गठन किया जाता है। 1930 की बात आते हैं। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है 15 अप्रैल को। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल को होती है। नेक्स्ट 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 1934 में पटना में गांधी जी द्वारा निजी सत्याग्रह करने का आह्वान किया जाता है। पटना में गांधी जी द्वारा निजी सत्याग्रह करने का आह्वान किया जाता है, जो कि 7 अप्रैल को किया जाता है 1934 में। उसके बाद 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप भी आता है। 1934 में भयंकर भूकंप भी आता है। उसके बाद 1934 में पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी कर दी जाती है। पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी कर दी जाती है 34 में। उसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा को पृथक किया जाता है। 1936 में बिहार से उड़ीसा को पृथक किया जाता है तथा बिहार का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आता है। बिहार का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आता है। चलिए यहाँ पे हमारा लगभग बिहार का टोटल लगभग जितना गतिविधियाँ था सब लगभग ख़त्म हुआ। इसके बाद से थोड़ा सा और बचा हुआ है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे हम रोकना चाहते हैं। छोटा सा मतलब 10-15 मिनट और बाकी है, उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तब तक वेट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।